अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी एम्बेसडर विवेक काजू साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच सर। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में भी एक अजीब हंगामा रहा, उसके बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बात फिर वही आ जाती है कि लड़ाई झगड़े की ही हम शुरू कर रहे हैं, और वो अगर ईरान और इसराइल को लेकर। क्या लग रहा है सर आपको कि ये जो अटैक्स चल रहे हैं ये कहीं जल्दी ही रुक पाएंगे, और इसकी मेन रीजन क्या है? क्या सिर्फ इतना कि ईरान जो है वो भी न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहा है, उसको रोकने के लिए क्या इसराइल के ये अटैक्स चल रहे हैं, या इसकी कोई और रीजन भी हो सकती है? देखिए, मेरा मानना है कि बहुत ही खतरनाक लम्हा है हमारे पूरे खित्ते के लिए, क्योंकि अभी तक तो जो अटैक्स हुए हैं इजराइल की तरफ से वो ईरान पर हुए, और ईरान का की रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स जो हुई हैं वो अ, इजराइल पे हुई हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा था, खबरें आ रही हैं कि इजराइल ईरान ने ये चेतावनी दी है अमेरिका को और फ्रांस को और शायद ब्रिटेन को, कि अगर उन्होंने कोई सहायता की, मदद करी ईरान इजराइल की ईरानी मिसाइल अटैक्स को रोकने के में, तब वो इन देशों के जो इंटरेस्ट हैं खित्ते में, उस पर वो हमला कर सकते। तो अगर वो हमला करेंगे तो फिर उसकी उसका रिएक्शन होगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा ही है कि हम अगर इजराइल हमारे जो बेस हैं उन गल्फ में अरब कंट्रीज में उस पर ईरान का अटैक आया तो फिर उस पर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि उसका उस उनकी राय है इस ईरान के नेताओं को कि भाई अब वो जो शर्तें वो रख रहे हैं न्यूक्लियर डील के लिए, ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील के लिए, उन शर्तों को ईरान कबूल कर ले। लेकिन इस वक्त तो ऐसा नहीं दिख रहा है। इजराइल ने कहा है, और मुझे लगता है उसमें कुछ सच्चाई है, कि ये उसने जो अटैक किया है वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को और न्यूक्लियर जो उनकी सिस्टम्स हैं बॉम्ब बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, उसको डिग्रेड करना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वो इस मंसूबे में, इस ऑब्जेक्टिव में वो सफल होंगे या नहीं होंगे। इस पर प्रश्न चिन्ह है, और वो प्रश्न चिन्ह रहेंगे इस अटैक के बावजूद। और इस अटैक में उन्होंने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, ईरान की मिलिट्री के लीडर्स को मारा है, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है। लेकिन अगर ईरान के पास इतनी कैपेसिटी है, ये क्षमता है कि वो इन लोगों को रिप्लेस कर ले, और जल्दी से रिप्लेस कर ले, तो फिर अब जो इजराइल स्ट्राइक का एक ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हो। लेकिन सर आपको लगता है कि क्या ईरान इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है कि वो इसराइल का मुकाबला कर सके? इसलिए कि जिस तरह से इसराइल ने अटैक किया है एग्जैक्टली उसी जगह पर जाकर जहां पर उसके साइंटिस्ट या जिन लोगों को भी टारगेट करना चाह रहा था, तो उसकी इंटेलिजेंस तो बहुत स्ट्रांग लग रही है। साथ ही साथ जैसे अटैक हुए हैं, जितने लोग मारे गए हैं, उस हिसाब से को लगता है कि ईरान मुकाबला कर पाएगा? जो बार बार ईरान की तरफ से धमकी दी जा रही है कि जितना नुकसान हमारा हुआ है उससे ज्यादा नुकसान हम इसराइल का कर देंगे। नुकसान की क्या डेफिनेशन क्या है, पहले तो हमें इस पर कुछ जरा ध्यान देना चाहिए। जी। अगर नुकसान का डेफिनेशन यह है कि इसराइल जो है वो न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज को इसराइल
ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो मिसाइल सिस्टम्स को, मिसाइल बेसिस को और ईरान की जो फौज है उनकी बेसिस को अटैक करके न्यूट्रलाइज करना चाहे, तो वो ईरान वो इजराइल के पास मुझे लगता है कि क्षमता है कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में वो कर सकते। लेकिन फिर उस वक्त के बाद ईरान के पास ये कैपेसिटी होगी कि वो बढ़ा इस सब को रिवाइव कर सकेगा। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कई कई सुपर कई मेजर पावर्स हैं, देश हैं, जिनकी शायद उसको, ईरान को कुछ सहायता भी मिल जाए। अगर ईरान का डेफिनेशन है रिटेलिएशन का, जो कि सुप्रीम लीडर आयतोला साहब ने कहा है, खामनाई साहब ने, कि वो डिस्ट्रक्शन करेगा इजराइल पर, कि वो मिसाइल से ईरान की सिविलियन एरियाज को टारगेट बनाए, तो उसमें कुछ कामयाबी तो उसको मिली है। कुछ बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है, शायद 3 इजराइल के नागरिक सिटीजन मारे गए हैं अभी तक, कई कुछ इंजर्ड हैं, लेकिन मिसमैच है इजराइल के पोटेंशियल में, जो बहुत ज्यादा है, और ईरान के। सर, गल्फ कंट्रीज आपको किस तरह से नजर आ रही हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज है, खासतौर पे सऊदी अरेबिया और दूसरे, कि क्या वो ईरान का साथ देंगे, या यहाँ पर इस वक्त वो शिया सुन्नी वाला एक जो चला करता है वो दिखाई देगा, या इजराइल की वजह से इस वक्त सब इकट्ठे हो जाएंगे? दो इसमें मुझे प्रश्न दिखते हैं। पहला तो ये, आपने जो कहा, तो औपचारिक रूप से तो सब सऊदी अरेबिया और सब इस्लामिक ममालिक ने इजराइल का खंडन किया है, इजराइल को क्रिटिसाइज किया है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये मांग की है कि वो न्याय कराए और इस अग्रेसर, जो मानते हैं, ये देश मानते हैं कि इजराइल अग्रेसर है, उस पर रोक लगाए। अब दूसरी तरफ ये देखना है कि, और ये न्याय और राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ होता है, पर्दे के आगे कुछ होता है। तो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, इसमें तो उसका पूरा तो अंदाजा नहीं लग सकता, लेकिन कुछ कुछ उसका कुछ झलक दिख सकती है हमें। और वो झलक तो यही दिखाती है कि पहली चीज तो ये है कि शायद ये देश, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, अमारात, ओमान, ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी घटना हो या लड़ाई इस हद तक बढ़े कि वो उस लड़ाई की चपेट में, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत फ्रेजाइल हमेशा से रहती है। और आप तो जानती हैं कि जो उनके पास प्रोटेक्शन के, तो अब उन्होंने, अब उनकी डिफेंस फोर्सेस ने कुछ कुछ कैपेसिटी आ गई है, लेकिन फिर इस यहाँ पर फॉरेन पॉपुलेशंस बहुत हैं, वर्कर्स बहुत हैं, बर्रे सगीर के देशों के लोग बहुत हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अगर अब नॉर्मल सिचुएशन आएगी तो फिर मुश्किल होगी, तो वो नहीं चाहते हैं कि लड़ाई आगे बढ़े। इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि दरअसल ये देश भी नहीं चाहेंगे कि ईरान एक न्यूक्लियर स्टेट बन जाए, यानी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन, ये भी वो नहीं चाहेंगे। तो इसमें अब एक कॉन्ट्रडिक्शन सा बन गया है। और दरअसल जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि क्या इस सब कार्रवाई के बावजूद ईरान के पास इतना न्यूक्लियर मटेरियल है, इतना पोटेंशियल है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, दिखा सकता है दुनिया के पास कि उसके पास मिसाइल्स तो हैं, क्या ये दिखा सकता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन ग्रेड मटेरियल है, वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, वो बना लिया है। अगर बना लिया है तब तो अलग सिचुएशन उत्पन्न हो जाए। तो इसमें इस वक्त प्रश्न चिन्ह, सवालिया निशान ज्यादा हैं।
कोई डेफिनेट जवाब देना इस वक्त मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर पाकिस्तान को आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान एक तरफ तो अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की वजह से बंधा हुआ है और कई जगह पर हम उनसे मदद लेते रहते हैं, लेकिन साथ साथ ईरान का भी साथ देने की बात की जा रही है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि हम ना सिर्फ ये कि ईरान के साथ खड़े हैं बल्कि हर तरह से मदद करेंगे। क्या पाकिस्तान इतना इंडिपेंडेंट है कि वो अपनी मर्जी से किसी की मदद कर सके, किसी भी कंट्री की? अब ख्वाजा साहब ज्यादा जानेंगे इस सूरत हाल को। लेकिन मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के की स्टेटमेंट आई है, वो उसके जो दरअसल पॉइंट्स जो उसमें हैं वो वही हैं जो कि सऊदी अरेबिया और जो देशों ने कहा है, अ, उससे हट के नहीं है। वो ईरान के साथ खड़े हैं। अब प्रैक्टिकली कितना कर पाए, पाकिस्तान कितना कर पाएगा मदद ईरान की, ये तो पाकिस्तान ही जानेगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरान भी चाहेंगे कि लड़ाई जल्दी खत्म। लेकिन सर भारत की तरफ अगर देखें तो भारत 4 बार पोर्ट पे काम कर रहा है ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और दूसरी तरफ इसराइल के साथ भी आप लोगों के टर्म्स बहुत अच्छे हैं। तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग भी इस वक्त मुश्किल में फंस गए हैं कि किसका साथ दें और किसका साथ ना दें? नहीं, हमने तो इस वक्त, आपने सही कहा, हमारे रिश्ते ईरान के साथ तो कदीमी हैं। ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं। ईरान के साथ एनर्जी के सेक्टर में, यानी ऑयल और गैस सेक्टर में पुराने रिश्ते हैं हम। और चाबहार पोर्ट का आपने जिक्र किया, वो भी कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके साथ साथ खाड़ी के देश जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, जैसे और बर सगीर के देशों की है। तो हम, और फिर इसराइल के साथ हमारे रिश्ते आखिरी 30 सालों में बढ़े हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और अब तो कई एरियाज में बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं हमारे लिए और इसराइल दोनों के लिए। तो हमारी ख्वाहिश तो यही है कि लड़ाई दोनों में नहीं हो। दोनों देश, दोनों मुल्क हमारे दोस्त हैं, और हम हमारे जो हित हैं, हमारे इंटरेस्ट हैं दोनों देशों में हैं। तो इसलिए जो हमारी स्टेटमेंट आई है, अगर आप देखें उसमें हमने एक मांग की है कि लड़ाई खत्म हो और डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन का रास्ता अपनाया जाए, और न्यूक्लियर मामलों पर भी इस पे अपनाया जाए। क्योंकि अगर आप नजर डालें पहले, तो हमने हमेशा यही कहा है कि ईरान जो है वो एनपीटी ट्रीटी का सदस्य रह चुका है, का सदस्य है, और उस सदस्य होने के नाते उसके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, वो ऑब्लिगेशंस वो पूरा करे। अब इसके साथ साथ हमने हमारे विदेश मंत्री साहब की बातचीत, आज अखबार में पढ़ रहा था कि उनकी बातचीत इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर साहब से और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब दोनों से हुई है, और दोनों को ही उन्होंने संदेश यही दिया है कि लड़ाई के जरिए इस वक्त जो सूरत हाल उन दोनों देशों की है, उसमें लड़ाई के इजाफे से कोई फायदा नहीं होगा। लड़ाई बंद हो और बातचीत का रास्ता अपनाए, डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाए, उसी से हल हो सकती है जो भी मुश्किलात है। ऐसा तो है सर, लेकिन सर जब डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे एज अ प्रेसिडेंट, तब उनका कहना था कि वो इसराइल और हमास के बीच में लड़ाई है वो भी रुकवा देंगे। उन्होंने रशिया का भी नाम लिया था, और इसी तरीके से कई जगह जो लड़ाई चल रही है उनका ख्याल था वो रोक देंगे, लेकिन वो रोक तो किसी को भी नहीं पाए। यहाँ तक कि अब जो एक क्रेडिट बस वो ले रहे हैं और वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का है कि जी मैंने इस वॉर को रुकवा दिया, ये लड़ाई को रुकवा दिया। वो बार बार हर दूसरे दिन हमारे टीवी चैनल वाले दिखाते हैं कि जी ट्रम्प कह रहे हैं कि जी मैं कश्मीर का मसला भी हल कर दूंगा और मैंने इन दोनों को लड़ने से रोका। लेकिन
अब पता नहीं उन्होंने रोका है कि नहीं रोका, लेकिन बाकी तो कोई नहीं उनकी बात सुन रहा। तो क्या देखिए डोनाल्ड ट्रंप कमजोर हो गए इस बार एज अ प्रेसिडेंट? देखिए, पहले तो मैं साफ कर दूं कि हमने बहुत जोर दे के कहा है कि हमारी और पाकिस्तान के बीच में जो अभी सूरत हाल बनी थी, उसका हल हम दोनों ने आपस में निकाला है। आपके डीजीएमओ साहब की बातचीत हमारे डीजीएमओ साहब से हुई थी, और उसके बाद आपके डीजीएमओ साहब ने इशारा किया कि वो चाहते हैं कि लड़ाई रुके, और हमने कहा कि हम तो नहीं चाहते हैं कि लड़ाई बढ़े, क्योंकि हमारे जो अटैक हमने किए थे वो खाली अ, मुरीद के बहावलपुर जो कि और मुजफ्फराबाद जहाँ पे हम मानते हैं टेररिस्ट कैंप्स हैं, उन पर किए थे, पाकिस्तान की आवाम पर नहीं थे। पाकिस्तान की कोई स्टेट फैसिलिटी सिविलियन या मिलिट्री उन पर नहीं थे। तो जब पाकिस्तान से के डीजीएमओ साहब का फोन आया, तो हमारे डीजीएमओ साहब ने फौरन डेढ़ कहा कि 1.5 घंटे में बंद कर दीजिए लड़ाई, और 5 बजे उसी दिन बंद हो गई। तो हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बार बार उन्होंने ये क्लेम किया है कि उनकी फैसिलिटेशन से, उनकी मीडिएशन से ये लड़ाई बंद हुई है, या जो हॉस्टिलिटीज हो गई थी वो बंद हुई हैं, उसका उसको रिजेक्ट कर दिया है। और मेरा मानना है कि वो सही रिजेक्ट किया है, क्योंकि हमारा हमेशा से यही रहा है कि बातचीत हम सबसे करें। और ऐसी सूरत हाल में आरजू जी, मेरा अनुभव तजुर्बा यही रहा है कि देश बातचीत करते हैं। अमेरिका की बातचीत आपके लीडरों से हो रही थी, उस वक्त हो रही होगी, हमारे लीडरों से हो रही थी, लेकिन निर्णय जो हम लेते हैं वो खुद अपना लेते हैं। भारत की एक ऑटोनॉमी है, एक थिंकिंग है, और हमारे इंटरेस्ट हैं, और उनके मुताबिक हम लेते हैं, हम किसी के कहने पर कुछ नहीं करते। तो ये तो रहा जहां तक ये बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो और बयानात आए हैं, और आपने सही फरमाया कि उन्होंने कहा कि वो वो यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। अब अगर आप इस सब परिप्रेक्ष्य में देखें, इस सब कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो सब जगह अगर वो जो उन्होंने क्लेम किया है वो नहीं हुआ है, तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्लेम किया है उसको हम कैसे मान लें कि यही एक वायद है जो सही है? यानी 10 बार तो उन्होंने कहा है, और आप ही कह रही है कि वो नहीं हुआ है। तो 11वीं बार क्या क्या ये चमत्कार हो गया कि वो सक्सेसफुल हुआ? ये तो इससे ही साफ जाहिर है कि वो कहते रहते हैं। अब वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के लोगों ने उनको चुना है, उनका हक है। और अब दुनिया को जो उनके कथनी है और उनकी करनी है, दोनों को भुगतना है। वो भुगतेंगे, क्योंकि 4 साल के लिए होता है अमेरिकी राष्ट्रपति, तो भुगतेंगे और भुगत रहे हैं। क्योंकि ट्रंप साहब के बारे में क्या कहा जाए, लेकिन हाँ, आप ये जरूर देखें, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं ये इजराइल और ईरान की बात। अगर आपको मैं ले जाऊं आज से कोई 10 साल पहले या 9 साल पहले, आपको याद होगा 2016 में ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे, तब यूएस ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, जिस पर एक मोहर लगी थी यूएन की भी, और मेजर पास की, सबकी मोहर लग गई थी। और उस डील के तहत ये एक तय हो गया था कि ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट बंद करेगा, और जो न्यूक्लियर इनरिच्ड मटेरियल है वो देश से बाहर जाएगा, और इसकी अवधि शायद 10-12 साल थी। इस डील को नेतन्याहू साहब और इजरायली सरकार ने पूरी हर रूप से इसको अपोज किया। डोनाल्ड ट्रंप साहब आए और उन्होंने इस डील को खत्म कर दिया। फिर बाइडेन साहब बने प्रेसिडेंट, उन्होंने चाहा कि इस डील को रिवाइव करें, उसमें कुछ तब्दीलियां करें, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए प्रेसिडेंट, फिर उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। तो एक तरफ तो बातचीत डील की हो रही है, और मुझे लगता है कि उसका मकसद एक ही है कि ईरान का न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम बंद किया जाए, और ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाए। मेरा मानना भी है कि
क्योंकि ईरान एनपीटी का सदस्य है, इसलिए और वो ट्रीटी उसने साइन करी है खुद मुख्तारी की बुनियाद पे, इसलिए ईरान को एनपीटी के जो प्रोविजंस हैं उस पर आगे बढ़ना चाहिए और उन प्रोविजंस के तहत उसको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनानी चाहिए। और जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने बार बार भी कहा है हम नहीं बनाएंगे, लेकिन जो एविडेंस है और लोग जो बिलीव करते हैं वो कुछ अलग है। तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत हो रही है ओमान में अब होने वाली थी, शायद संडे को, कल ही के दिन एक सेकंड राउंड होने वाला था जो अब नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर वो, अब ये तो इफ्स ऑफ हिस्ट्री है, अगर वो डील जो ओबामा की डील थी उसको अपसेट नहीं करते तो हो सकता है आज के दिन दुनिया की ये कितने की सूरत हाल और होती। उस वक्त अगर मुझे मेरी याददाश्त सही है तो इजराइल का पर्दे के पीछे साथ शायद सऊदी भी दे रहे थे, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था जो डील थी। अब इसी तरह दुनिया आगे बढ़ती है, बढ़ रही क्या हो। बिल्कुल सर, इस पे तो खैर नजर रहेगी कि क्या होता है। अभी तक तो खैर जो न्यूज आ रही है वो कोई खास अच्छी नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं और बात भी की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये सिलसिला लंबा चलेगा। और अगर ये सिलसिला लंबा चला तो सर बाकी दुनिया को भी तो फर्क पड़ेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि सब लोग बस टीवी पे देख रहे होंगे और ये दोनों लड़ रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है। देखिए देखिए दुनिया को फर्क पड़े। पहली चीज तो ये है कि ईरान का क्या एक्सपैंड करेगा, क्या जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज हैं वहां पे कुछ रुकावट डालेगा जिसकी वजह से जो जो ऑयल ट्रैफिक है जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज के थ्रू जाता है वहां पर अगर मुश्किल पड़ने लगी तब तो दुनिया का जो ऑयल मार्केट है वो बिल्कुल हलचल में आ जाए। दूसरी चीज मुझे लगता है कि सब देशों का इंटरेस्ट है कि खत्म हो, और बर्रे सगीर के जो देश हैं उनका तो खास तौर से इंटरेस्ट है, क्योंकि कितनी बड़ी हमारी आबादी अब इन खाड़ी के देशों में या गल्फ स्टेट्स में काम कर रही है और हमारे कितने बाशिंदे वहां हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि कुछ डिस्टर्बेंस हो ना। मैं समझता हूँ ना इंडिया चाहेगा, ना पाकिस्तान चाहेगा, ना बांग्लादेश चाहेगा, कोई नहीं चाहे। इसी तरह जो और देश हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही आर्थिक उथल पुथल हो रहा है और फिर इकोनॉमिक डिसलोकेशन हो जाए इसकी वजह से उसको भी विथस्टैंड करना आसान नहीं होगा। तो सबके इंटरेस्ट में यही है कि ये जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि और बढ़े नहीं। लेकिन इस वक्त जो इजराइल का अग्रेसिव मूड दिख रहा है और जो ट्रम्प साहब उसके पीछे हैं उससे आगे के दिनों में क्या आज सूरत हाल बनती है, मैं तो इस पर कोई डेफिनेट आंसर्स आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इतने सारे सवालिया निशान हैं इस वक्त कि उस पर कोई ज्योतिषी आके कह दे तो अलग बात है, लेकिन मैं ज्योतिषी नहीं हूँ तो नहीं, डेफिनेटली सर, उसमें ज़रा टाइम लगेगा, और जैसे जैसे एक आध दिन और आगे निकलेगा तो शायद कुछ अंदाज़ा हो कि ये वॉर जो है ये किस तरफ जा रही है। लेकिन अभी तो बहरहाल सब यही चाहते हैं कि ये सिलसिला रुके और एक दूसरे का मजीद नुकसान ना किया जाए। थैंक यू बिल्कुल। सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू।